हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12 थर्ड बुक है हमारी और उसमें है बेटा हमारा कैश फ्लो। ठीक है, इसकी हम स्टार्टिंग ऑलरेडी ना कर चुके हैं बच्चे, लेकिन मेरे पास ना बुक नहीं थी तो इस वजह से मैं आगे नहीं बना पाया था वीडियो। बट आज एक स्टूडेंट ने मुझे ये बुक दे दी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखो बच्चों, आपके लिए न्यू एडिशन है 2020 वाला। अब बेटा क्योंकि हम कैश फ्लो कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कैश फ्लो का एक फॉर्मेट जो आप सभी को याद करना होगा। ठीक है, आप सभी को बच्चे वो याद करना होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। बट बच्चे जब तक आप याद नहीं करोगे ना तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए फॉर्मेट याद करना बहुत जरूरी है। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है अपना, और अब देखते हैं इसका फॉर्मेट कहाँ पे है बेटा। हमारा फॉर्मेट मिल गया तो बच्चे आपको उसको उतारना है अपनी कॉपी में, देन उसे बेटा याद करना है। आज मैं आपको समझा दूंगा वो फॉर्मेट है कैसा। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें इसमें से समझने वाली है, याद करने वाली है, और कौन सी चीजें हमें याद नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी तो हमें नहीं मिला, फाइनेंसिंग एक्टिविटी चल रही है भैया। ओके, हाँ मिल गया। बेटा देखो फॉर्मेट देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है फॉर्मेट। रुको मैं इस पे रख देता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आपकी बुक में भी होगा बच्चे, आप अपनी बुक में भी देख लेना। अभी आप यहाँ पे देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको कहा था कि बेटा 3 एक्टिविटी होगी यहाँ पर। तो एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और बेटा अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो कहाँ तक जा रही है, तो कितनी बड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा। ओहो भैया जी, देखो यहाँ तक गई। ठीक है, फिर हमारी जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है बेटा वो होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के देखो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, और बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके बाकी की कंप्लीट हो गई इतने से। तो आपका ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छोटा है, और ऐसे ही बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखो बेटा कितना छोटा है। इसमें कई चीजें मैं कटवा दूंगा क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, इस वजह से तो फॉर्मेट आपका छोटा हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, अब जब आप तीनों एक्टिविटी कर लेते हो तो उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको यहाँ पे करना होगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। वो बात की बात है, वो हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो आपको मैं काम देने वाला हूं बेटा वो देने वाला हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बच्चे हमें सबसे पहले ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें याद करनी होगी। जब आप ये याद कर लोगे ना तो बच्चे आपको ना बाकी क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि बाकी की जो 2 एक्टिविटी है ना बहुत ही आसान है। मतलब इतनी आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। आप तो फिर भी बहुत बड़े बच्चे हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं भाई यहाँ पे, हमसे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है याद करने में। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि है क्या चीजें भाई। तो बच्चे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आप लिखोगे हेडिंग। समझ में आ गया, बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई आपको। इसके बाद बेटा आपका एक टॉपिक यहाँ पे आप लिखोगे बेटा एक लाइन, वो है बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या कहा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है भाई, इसी को देखो, बाकी सारी चीजें हटा दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बस काफी है। मीनिंग क्या हुआ बेटा? मीनिंग हुआ कि आपको ऐसा नेट प्रॉफिट लिखना है जिसमें से आपने टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस ना की हो। ठीक है जी, तो अगर आपने गलती से माइनस कर दी है तो आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा, क्योंकि हमें माइनस नहीं करनी है। बिफोर का मतलब बेटा यही होता है। एक एग्जांपल से आप समझते हैं, बिफोर आफ्टर, ये 2 वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। बिफोर का मतलब एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो बेटा कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपये दी
और कहा कि भाई जाओ अपने लिए आइसक्रीम लेके आ जाओ। ठीक है, अब आइसक्रीम आई आपकी 60 रुपए की। अब आपने सोचा कि यार इसमें से 10 रुपये मैं अपनी मेहनत के, भाई मेहनत लगती है घर से मार्केट जाने में, तो मैं 10 रुपये अपनी रख लेता हूँ। बेटा फिर से याद करो, 100 रुपये दिए थे, 60 रुपये का तो सामान आ गया, 40 रुपये बचे। आप अपनी मम्मी को कितने पैसे दोगे? अगर आपने अपनी मम्मी को 40 के 40 पूरे लौटा दिए तो बेटा उसको हम बोलेंगे कि आपने अपनी मेहनत के पैसे माइनस नहीं किए, मतलब बिफोर आपका खर्चा या बिफोर आपकी मेहनत। सॉरी। अच्छा जी, और अगर मान के चलो कि आपने 10 रुपये उसमें से निकाल लिए, तो अब आप क्या दोगे? 30 रुपये दोगे और आप कहोगे कि मम्मी ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ वो है आफ्टर मेरी मेहनत। आफ्टर मतलब कि मैंने अपनी मेहनत इसमें से माइनस कर ली भैया पहले से, और बिफोर का मतलब कि भैया मैंने अभी तक माइनस नहीं किया, आप मुझे इसमें से 10 रुपये निकाल के दो। अब ये बिफोर पैसे दे रहा हूँ मैं, आफ्टर तब होंगे जब आप मुझे इसमें से 10 रुपये निकाल के दे दोगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर उसके बाद कुछ आइटम्स हैं, उसकी हम बात बाद में करेंगे। अभी मैं आपको इसी के बारे में कुछ समझा देता हूँ बेटा। पहले अगर आप यही सीख लोगे ना, यही काफी हो जाएगा बेटा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सुनो बेटा, जब बेटा कैश फ्लो बनाओगे ना बच्चे, कैश फ्लो, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है। ठीक है, ये रुपीस का बेटा साइन है आपका। यहाँ लिखोगे बेटा रुपीस, यहाँ लिखोगे बेटा पर्टिकुलर्स। क्या लिखोगे बेटा? पर्टिकुलर्स। ठीक है बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे? मैंने आपको बताया था पहला नाम आप ABC, देखो 3 एक्टिविटी है तो उसको हम A, B और C के नाम से लिखेंगे। आप लिखोगे बेटा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आपको बेटा टाइम सेव कर रहा हूँ, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, 1 मिनट, इसको तो आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी आपको स्पेलिंग लिखनी होगी, बट जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है अगर आप देखो तो बेटा देखो बुक में कैसे लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो काफी है। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे बेटा ये आपकी हेडिंग है। क्या कहा था मैंने आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब चाहो तो यहाँ पे अमाउंट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा बात आ जाती है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इसकी कैलकुलेशन होती है बेटा वर्किंग नोट में। लिखोगे आप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी नहीं है हमारे पास, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर बना दिया भाई, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। बच्चे यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे बेटा सरप्लस। क्या लिखोगे बेटा? सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बेटा आपको उस साल जो प्रॉफिट हुआ P&L अकाउंट में, जो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, उसको। तो बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा उस साल का। ठीक है, या एंड माइनस बिगिनिंग भी कह सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको ऐड करनी है बेटा। ऐड क्या क्या करनी है वो देखो। आपको ऐड करना है बेटा इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। और ट्रांसफर टू रिजर्व भी कैसे आएगा बेटा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो पिछले साल जो अमाउंट था और इस साल जो अमाउंट था उसको आपस में माइनस कर दोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका समथिंग।
अब बच्चे आपको इसमें ऐड करना है बेटा इंटरिम डिविडेंड। बेटा इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो आपको बीच में दिया जाता है। ध्यान रखना, इसको हम पेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये कह लो आप इसे, ठीक है। या आप इसको कह लो प्रीवियस ईयर। क्या? प्रीवियस ईयर, या तो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है। अच्छा जी, वैसे एक ही आपको गिवन होता है, एडजस्टमेंट में गिवन होगा बेटा, वही आपको लिखना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बेटा। सॉरी, इसको मैं काट ही देता हूँ, ये गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। करंट ईयर कह लो आप इसे, सॉरी। अच्छा, एक तो हो गया बेटा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो साल के बीच में दिया जाता है। एक होता है बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है बेटा। और बच्चे ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ना, ये होता है फाइनल डिविडेंड। इसको हम कई बार फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड, ठीक है, फाइनल डिविडेंड। बात समझ में आ गई? ओके, गुड। इसके बाद बेटा आप इसमें प्लस करते हो प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या करते हो बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान रखना बेटा, ये भी पेड वाली ही आइटम होती है, ये भी ध्यान रखना। क्या लिख करोगे बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स। और बेटा ये होता है आपका करंट ईयर का। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप कहोगे कि सर यहां तो हमने बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है? देखो, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मीनिंग क्या होता है बच्चे। तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मीनिंग होता है एक ऐसी आइटम जो रेयर हो, मतलब जरूरी नहीं है कि हर साल हो, जो एक साल से ज्यादा टाइम लगा ले उस एक्टिविटी को होने में, तो उसको हम बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में अगर कोई इनकम हुई तो बेटा वो हो जाएगी माइनस, और अगर एक्सपेंस हुआ तो वो हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड। यहाँ पे बेटा जो अमाउंट आएगा वो बेटा अमाउंट लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक बार इसको याद कर लो, ठीक है। फिर मैं आगे आपको कराऊंगा, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा बेटा, जिसमें आपको ये और डीपली अच्छे समझाऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है। क्वेश्चंस करना चाहो तो क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे कराऊंगा बेटा इसके बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मिलते हैं।